कैयस की आंखें नींद से भारी थीं, मानो उन पर पत्थर रख दिए गए हों। वह भोर से ही अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था और अब रात अपने यौवन पर थी, गहरी, काली और डरावनी। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी की नीली रोशनी बता रही थी 2:45 AM। हाईवे एक कब्रिस्तान की तरह शांत था। कोई और वाहन नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, बस उसकी कार की हेडलाइट्स और उन्हें निगलने को तैयार चारों ओर फैला काला अंधेरा। तभी हेडलाइट्स की पूंज में सड़क के किनारे एक जंग लगा हरा बोर्ड चमका। उस पर सफेद पेंट से लिखा था, विश्राम क्षेत्र 1 मील आगे। कैयस ने गहरी, राहत भरी सांस ली। बस यहीं रुकूंगा, उसने मन ही मन कहा। थोड़ा फ्रेश होकर पानी पीकर आगे बढ़ूंगा। उसकी थकान अब एक अनजानी बेचैनी में बदल चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वह उस विश्राम क्षेत्र में दाखिल हुआ। पार्किंग क्षेत्र में उसकी गाड़ी ही अकेली थी। जगह सुनसान और भयानक थी। सामने एक जीर्ण शीर्ण 2 मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंधेरे में किसी भूखे मुंह की तरह लग रही थीं। उसके बगल में एक छोटा कंक्रीट का बाथरूम ब्लॉक था और ठीक सामने 3 पुरानी वेंडिंग मशीनें थीं, जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के कुछ फीके पैकेट दिख रहे थे। चारों ओर गहरी, डरावनी खामोशी पसरी थी, जिसे चीरने वाली केवल कैयस की धड़कनें थीं। इमारत के एक तरफ एक घना, जंगली बगीचा था। पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में नुकीले पंजों जैसी लग रही थीं और दूसरी तरफ दूर तक फैले भुट्टे के खेत, जिनकी सूखी पत्तियां हवा के हल्के झोंकों में सरसराहट पैदा कर रही थीं। कहानी आगे बढ़ाने से पहले दिल से एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग बड़े क्रिएटर्स को लाखों सब्सक्राइबर्स देते हो और ये अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स जो रात भर जागकर एक एक लाइन लिखते हैं, हमारी बस एक ही उम्मीद होती है कि सुबह उठकर कोई ये कहे, भाई तुम्हारी कहानी कमाल थी। सच बोलूं, आपके एक सब्सक्राइब से मेरी कमाई नहीं बढ़ती, लेकिन मेरा हौसला जरूर बढ़ जाता है। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखना, ताकि अगली कहानी में आपका नाम सुनकर मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी। चलिए अब कहानी वापस शुरू करते हैं। कैयस बाथरूम में गया। नल से ठंडा पानी उसके चेहरे पर पड़ा और उसे थोड़ी जान महसूस हुई। अपनी आंखें रगड़ते हुए उसने मुंह धोया और बाहर निकला। बाहर कदम रखते ही उसे एक जोरदार सदमा लगा। जहां पहले सिर्फ 3 वेंडिंग मशीनें थीं, अब वहां अजीबोगरीब ढंग से 5 मशीनें कतार में खड़ी थीं। और बाथरूम ब्लॉक, उसकी छोटी सी संरचना अचानक बहुत लंबी हो गई थी। जहां पहले केवल 5 टॉयलेट केबिन थे, अब दर्जनों टॉयलेट केबिन की एक अंतहीन सी कतार फैली हुई थी। कैयस ने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा। क्या यह थकान की वजह से आंखों का धोखा है, उसने सोचा, मगर नहीं, यह सच था। सब कुछ बदल चुका था। एक गहरी, भयानक चुप्पी ने उस जगह को जकड़ लिया था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा और तभी उसे सबसे बड़ा झटका लगा। उसकी कार गायब थी। कैयस का गला सूख गया। उसके दिमाग ने वास्तविकता को स्वीकारने से मना कर दिया। नहीं, यह हो नहीं सकता। मैं सपना देख रहा हूं। यह एक भयानक मतिभ्रम है। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की और अपने गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। दर्द हुआ। यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। उसने भयभीत होकर पुरानी इमारत की खिड़कियों की तरफ देखा। ऊपरी मंजिल की एक टूटी हुई खिड़की के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। जैसे ही कैयस ने ऊपर देखा, वह आकृति तेजी से पीछे हट गई, मानो अंधेरे में छिप गई हो। तभी पीछे बाथरूम के लंबे गलियारे से एक टॉयलेट केबिन का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। कैयस को लगा कि शायद कोई बाहर आएगा, लेकिन बहुत देर तक उस खुले दरवाजे से कोई बाहर नहीं आया। एक भयानक जिज्ञासा और उससे भी बड़ा डर उसे खींच रहा था। कांपते हुए वह उस खुले टॉयलेट केबिन के पास गया और दरवाजे से अंदर झांका। वहां कमोड नहीं था। इसके बजाय फर्श पर गंदे पुराने जूते, चप्पलें, बैग्स और कपड़े का एक बड़ा भयावह ढेर लगा हुआ था। यह ढेर इतना बड़ा था जैसे किसी ने सालों का कचरा वहां भर दिया हो, और उन कपड़ों और जूतों पर सूखे खून के गहरे धब्बे थे। कैयस ने तुरंत दरवाजा बंद किया। उसकी धड़कनें पागलों की तरह दौड़ रही थीं। उसका दिल सीने से बाहर आ जाना चाहता था। तभी बाहर पार्किंग क्षेत्र से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीमी, जानबूझकर भरी हुई चाल। उसने पलटकर देखा। वहां
उसकी गाड़ी की जगह पर एक लंबी परछाई खड़ी थी। वह एक आदमी था, लाल शर्ट और गंदी ग्रे पतलून में। उसकी छाती पर एक नेम टैग लगा हुआ था जिस पर झील नाम लिखा था। झील का चेहरा सामान्य था, पर उसके होठों पर एक ऐसी चौड़ी अस्वाभाविक मुस्कान थी जो उसके चेहरे को भयानक बना रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चौड़ी थीं, मानो उसने बरसों से पलकें न झपकाई हों। वह आदमी धीरे से बोला। उसकी आवाज में एक चिपचिपी घिनौनी मिठास थी। तुम थक गए हो, है ना? तुम्हें डर लग रहा है ना? कैयस ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? झील हंसा, एक सूखी कर्कश हंसी जो कब्रिस्तान में गूंजती हुई सुनाई देती। झील, नाम तो पढ़ ही लिया होगा, है ना? वह थोड़ा लड़खड़ाया, जैसे उसके शरीर का नियंत्रण उसके अपने पास न हो। कैयस को वह आदमी पागल लगा। अब उसे डर के साथ साथ एक तीव्र घृणा भी महसूस हो रही थी। झील फिर बोला। उसकी आवाज में एक अनजानी उदासी थी। मैं यहां लंबे समय से अकेला था, बहुत बहुत लंबे समय से। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुम भी मेरे साथ यहां रहोगे, है ना? कैयस की भौहें तन गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कौन सी जगह है? मेरी कार कहां गई? झील भयानक ढंग से हंसा। उसकी हंसी अब एक जानवर की गुर्राहट जैसी लग रही थी। तुम्हारी दुनिया के दरवाजे दूसरी तरफ खुलते हैं। ऐसा कहते हुए वह आदमी एक लड़खड़ाती चाल के साथ कैयस की ओर बढ़ा। डर से कैयस का शरीर ठंडा पड़ गया। वह तुरंत वापस बाथरूम के अंदर भागा और लंबी टॉयलेट केबिनों की कतार में घुसकर एक केबिन के अंदर खुद को बंद कर लिया। बाहर उसे झील के कदमों की आवाज सुनाई देती रही। वह आदमी हर टॉयलेट केबिन के दरवाजे को धम धम पीट रहा था। पीटने की आवाजें पास आती गईं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की गंध सूंघ रहा हो। तभी कैयस के केबिन के दरवाजे के नीचे से उसे उस आदमी के गंदे जूते दिखाई दिए। झील अब ठीक उसके दरवाजे के सामने खड़ा था, मगर वह एकदम शांत था। उसने दरवाजा पीटना बंद कर दिया था, मानो जैसे उसे मालूम हो कि कैयस इसी दरवाजे के पीछे छिपा है। तभी कैयस को अपने सिर के ऊपर से एक भारी धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे कैयस की आत्मा कांप उठी। उसने डरते डरते ऊपर देखा और जो देखा उससे उसका खून जम गया। झील टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर बनी पतली जगह से झुककर अपनी चौड़ी चमकती आंखों से सीधे कैयस को ही घूर रहा था। उसका चेहरा इतना करीब था कि कैयस को उसकी सांसों की दुर्गंध महसूस हुई। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी, इतनी चौड़ी कि अस्वाभाविक लग रही थी। कैयस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दरवाजे को बाहर की तरफ धकेला। दरवाजे के अचानक खुलने से झील ठोकर खाकर दूर जा गिरा। कैयस तुरंत बाहर पार्किंग की तरफ भागा। वहां जो नजारा था उसे देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। पार्किंग में उसकी कार खड़ी थी। वह भागकर अपनी कार तक पहुंचा। उसने पलटकर टॉयलेट ब्लॉक की तरफ देखा और हैरान रह गया। अब वहां पर पहले की तरह सिर्फ 3 वेंडिंग मशीनें थीं और वह भयानक आदमी झील वहां नहीं था। सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया था। कैयस को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसने कार स्टार्ट की और वहां से पूरी रफ्तार के साथ भगा ली। रास्ते में कैयस लगातार सोचता रहा कि उसके साथ जो हुआ वह आखिर क्या था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देर के लिए किसी दूसरी दुनिया या अस्तित्व के एक वैकल्पिक आयाम में पहुंच गया हो। तभी उसे झील की एक बात याद आई। तुम्हारी दुनिया के दरवाजे दूसरी तरफ खुलते हैं। कैयस को याद आया कि जब वह पहली बार टॉयलेट केबिन में फ्रेश होकर बाहर आया था, तब उसने जल्दबाजी में दरवाजा अंदर की तरफ खींचकर बाहर निकल आया था, और जब वह झील से बचने के लिए अंदर घुसा, तब उसने बाहर की तरफ धकेलकर दरवाजा बंद किया था। इसका मतलब कैयस का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ा। वह टॉयलेट केबिन दूसरी दुनिया का रास्ता था। अंदर खींचना एक तरफ और बाहर धकेलना दूसरी तरफ। उसने राहत की सांस ली। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपनी कार की रफ्तार बढ़ा ली। तभी कुछ ही देर बाद उसे रास्ते में एक हरा बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, विश्राम क्षेत्र 1 मील दूर। कैयस हैरान था। यह कैसे हो सकता है? वह तो इस जगह से कब का आगे निकल चुका था। फिर वह वापस उसी जगह पर कैसे आ गया? तभी सड़क पर कुछ दूरी पर उसे रेस्ट एरिया की भद्दी लाइट्स दिखाई दी। वही भूरी पुरानी इमारत की लाइट्स, और उसकी कार अपने आप उस रेस्ट एरिया के पार्किंग की तरफ मुड़ गई। उसी पुरानी इमारत के सामने
जहां वही टॉयलेट ब्लॉक था, वही 3 वेंडिंग मशीनें और वहीं पर खड़ा था झील, वही आदमी जो कैयस को दूसरी दुनिया में मिला था। झील उसकी तरफ देख रहा था। उसके होंठों पर वही भयानक चौड़ी मुस्कान थी। अब मतलब साफ था, झील उस दुनिया से इस दुनिया में कैयस के साथ आ चुका था। एलियट को लंबी ड्राइव पर जाना हमेशा से पसंद था, लेकिन उस रात, नवंबर की उस ठंडी रात में, यह यात्रा थोड़ी अलग थी। आसमान पर बादल घिरे थे, सड़क पर हल्की चांदनी कभी कभी बादलों के पीछे से झांकती थी। घड़ी में रात के 12:45 हो रहे थे। उस अंधेरी सड़क पर एलियट के अलावा और कोई नहीं था। उसने रेडियो ऑन किया था, लेकिन चैनल पर बस खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। उसने सोचा, शायद यहां सिग्नल नहीं आता होगा। गाड़ी की हेडलाइट्स के आगे सड़क यूं फैल रही थी जैसे अंधेरे का एक अनंत समंदर हो। दोनों तरफ घना विशाल जंगल था। तभी दूर उसे एक काली आकृति खड़ी दिखाई दी। पहले तो उसे लगा जैसे सड़क के किनारे कोई साइन बोर्ड हो, लेकिन पास आते ही उसे साफ दिखा कि वहां पर एक आदमी खड़ा था। लंबा, दुबला, एक बड़ा टूट फूट वाला ओवरकोट और टोपी पहने। उसका चेहरा अंधेरे में बुरी तरह छिपा हुआ था। उसने अंगूठा दिखाकर एलियट से लिफ्ट मांगी। एलियट का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी मां की सलाह याद आई, कभी भी रात में, खासकर सुनसान सड़कों पर, किसी अजनबी को अपनी कार में लिफ्ट मत देना, एलियट। लेकिन उस सुनसान हाईवे पर वह आदमी सच में लाचार लग रहा था। एलियट को उस पर दया आई। उसने सोचा, एक बार गाड़ी रोककर उससे पूछ लूं कि क्या बात है। अगर कोई खतरा दिखा तो गाड़ी भगा लूंगा। एलियट ने गाड़ी धीमी की और उस आदमी के सामने जाकर रोक दी। वह आदमी धीरे धीरे दरवाजे तक आया। उसके कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में फिसल रहा हो। वह कार तक आया, दरवाजा खोला और एलियट को कुछ पूछने का मौका दिए बिना सीधे अंदर बैठ गया। सीट पर बैठते ही उसने गहरी शून्य आवाज में कहा, उत्तर की ओर। एलियट ने सोचा, शायद वह उत्तरी दिशा में जाना चाहता है और एलियट भी उसी तरफ जा रहा था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। वह आदमी स्थिर था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। एलियट ने हिम्मत करके बात शुरू की। उसने उस आदमी से पूछा, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? उस आदमी ने धीरे से कहा, काफी लंबे समय से यहां हूं। अब उत्तर की तरफ जाना चाहता हूं, जहां रोशनी है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे एलियट की हड्डियां तक सिहर उठीं। फिर अचानक एलियट की नजर कार की हर चीज की छाया पर पड़ी। स्टीयरिंग, गियर, एलियट के हाथ, सबकी परछाई थी, मगर उसके बगल में बैठे आदमी की कोई परछाई नहीं थी। एलियट के हाथ कांपने लगे। उसने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने ध्यान भटकाने के लिए पूछा, आपका नाम? आदमी हल्की भयानक मुस्कान के साथ बोला, इन सड़कों में नाम मायने नहीं रखते। एलियट की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडा करंट सा दौड़ा। थोड़ी देर बाद वह आदमी उसके और करीब झुक गया। उसकी सफेद बेजान आंखें चमक रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें मालूम चल गया है ना, कि मैं यहां पर नहीं हूं। एलियट हकलाकर बोला, क्या कह रहे हो? उस आदमी ने ठंडी सड़ी हुई आवाज में कहा, तुम्हें मेरी परछाई नहीं दिखी, है ना? तभी गाड़ी अचानक हिचकोले खाने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से हिला दिया हो। तभी एलियट को आगे एक ट्रक की तेज रोशनी दिखाई दी। एलियट ने राहत की सांस लेकर वहीं गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही वह वापस अपने बगल में बैठे आदमी की तरफ मुड़ा तो देखा सीट खाली थी। सीट बेल्ट बंधी हुई थी, मगर उस सीट में कोई नहीं बैठा था। एलियट के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वह वहां से भागा और कभी उस रास्ते पर दोबारा नहीं गया। लेकिन आज भी जब भी वह अकेले ड्राइव करता है तो कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी पिछली सीट पर कोई बैठा है जिसकी कोई परछाई नहीं है और वह उत्तर की तरफ जाना चाहता है। भाग 5, द ब्लैक आइड बेबी, काली आंखों वाला बच्चा। रात के करीब 3:05 AM थे। हाईवे सुनसान पड़ा था। हवा भारी और ठंडी थी और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। वेरायन की कार हेडलाइट्स के सहारे सड़क चीरती चली जा रही थी। अचानक वेरायन ने कुछ सुना। कहीं दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। पहले तो वेरायन ने सोचा, नहीं, ये मेरी थकान का असर है। लेकिन वह आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। वेरायन ने गाड़ी धीमी की। हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा
सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा बेबी कैरियर रखा हुआ था, बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी, और उसी में से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वेरायन कार से उतरकर उस बेबी कैरियर के पास गया। उसने देखा कैरियर के अंदर कंबल फोल्ड करके रखा हुआ था और उसमें एक छोटा बच्चा लेटा रो रहा था। वेरायन की धड़कन तेज हो गई। उसका दिमाग कह रहा था कि यह सामान्य नहीं है, यह जरूर कोई ट्रैप है, कोई जाल। आधी रात को सुनसान सड़क पर कोई बच्चा क्यों हो सकता है? लेकिन उसका दिल बोला, अगर कोई ट्रैप या जाल नहीं हुआ तो क्या पता कोई अपने बच्चे को सच में वहां मरने के लिए छोड़ गया हो। वेरायन उस बेबी कैरियर की तरफ झुका। उसकी रोने की आवाज अचानक धीमी हो गई। बच्चा अब शांत था। तभी उस बच्चे की दोनों आंखें खुलीं, लेकिन वे आंखें इंसानी आंखें नहीं थीं। वे नॉर्मल से ज्यादा बड़ी, चमकीली और पूरी काली थीं। उसकी आंखों में सफेद हिस्सा था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पुतलियों ने उसकी पूरी आंखों को निगल लिया हो। वेरायन पीछे हटने ही वाला था कि वह बच्चा अचानक से जोर जोर से रोने लगा। लेकिन इस बार उसके रोने की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि उसके मुंह से एक तेज, कानों को चीरने वाली सीटी की आवाज निकल रही थी। वेरायन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी पीछे जंगलों में पत्तों की सरसराहट हुई। वेरायन ने देखा पेड़ों के बीच एक लंबी, भयानक आकृति खड़ी थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, हाथ पैर अस्वाभाविक रूप से लंबे थे, और चेहरा तो था ही नहीं, बस चेहरे की जगह एक काला गड्ढा था, और उस गड्ढे से फुफकारने की आवाज आ रही थी, जो सीटी की आवाज से मेल खाती थी। वेरायन ने हिम्मत जुटाई और दौड़ते हुए कार में घुसा। उसने कार स्टार्ट की और वहां से पूरी रफ्तार के साथ भगा ली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपने कानों से साफ सुन पा रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे कार के अंदर से उसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वेरायन का खून जम गया। उसने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में पीछे देखा और उसके होश ही उड़ गए। उसकी कार की पिछली सीट पर वही बेबी कैरियर रखा हुआ था। वेरायन ने तुरंत ब्रेक मारे, गाड़ी साइड में लगाई और कार से उतरकर पिछली सीट पर गया। लेकिन पिछली सीट अब खाली थी। वहां पर कोई कैरियर नहीं था, ना ही वह बच्चा था। फिर उसकी नजर ऊपर गई, कार की छत पर। कार की छत पर धूल में छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे। वेरायन तुरंत गाड़ी में बैठा। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट करके पूरी रफ्तार के साथ वहां से भगा ली। सुबह होते होते वह किसी तरह पास के पेट्रोल पंप पहुंचा, पसीने में लथपथ, थका हारा। अटेंडेंट ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये बच्चे सोने नहीं देते। लगता है आपकी रात अच्छी नहीं गुजरी। वेरायन हक्का बक्का होकर बोला, तुम्हें कैसे पता? अटेंडेंट हंस पड़ा और बोला, वो आपकी कार की खिड़कियों पर छोटे छोटे हाथों के निशान हैं। लगता है कोई शैतान बच्चे ने आपकी पूरी रात खराब कर दी। वेरायन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटकर खिड़की की तरफ देखा और एक पल के लिए लगा जैसे शीशे पर छोटे बच्चे के हाथ अब भी हिल रहे हों। उसके बाद वेरायन अपनी कार में नहीं गया। उसने अटेंडेंट से कहकर गाड़ी वॉश करवाई और जब सब ठीक लगा तो ही वह कार में बैठा और अपने घर चला गया। लेकिन उसके कानों से उस छोटे बच्चे के सीटी की आवाज कभी नहीं गई। वह आज भी उन आवाजों और काली शून्य आंखों से परेशान है। यह अगस्त 2018 की बात है। मैं कायल हूं। मैं अब भी उस रात के बारे में कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर सोचता हूं। जब भी मैं रात में हाईवे के किसी अंधेरे हिस्से से गाड़ी चलाता हूं तो मैं सामने कम और रियर व्यू मिरर में ज्यादा देखता हूं। उस समय मैं एक मूविंग कंपनी में अपनी कजिन ब्रेविस के साथ काम कर रहा था। हमारा काम लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना था। कंपनी शहर के दक्षिणी हिस्से के एक गोदाम से चलती थी और डोनाल्ड नाम का एक कठोर व्यक्ति उसका मालिक था। हमारा दिन लोगों का सामान, उनके फर्नीचर लोड करने, उन्हें उनके नए स्थान तक ले जाने और वहां पर सब कुछ उतारने में बीत जाता था। यह थकाने वाला काम था, लेकिन ब्रेविस के आसपास होने से समय थोड़ा तेजी से बीत जाता था। हम साथ बड़े हुए थे, इसलिए वह काम अक्सर ऐसा लगता था जैसे हम दोनों किसी ट्रिप पर निकले हों और साथ में पैसे भी मिल रहे थे। उस दिन का काम सामान्य से ज्यादा लंबा हो गया था। एक वकील मॉडल टाउन अपार्टमेंट से उपनगर के घर में शिफ्ट हो रहा था और उसके पास उम्मीद से ज्यादा सामान था। जो काम 4 घंटे में होना चाहिए था वह 7 घंटे तक खींच गया।
जब मंजिल पर पहुंचकर हमने सारा सामान उतार दिया और गोदाम वापस जाने लगे, तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। पिछले कुछ दिनों से मैं फेसबुक मार्केटप्लेस पर एक ट्रक देख रहा था। एक 2012 का टोयोटा टैकोमा, अच्छी हालत में और माइलेज भी बुरा नहीं था। उस गाड़ी का मालिक उसके $8,500 मांग रहा था और इकलौती परेशानी यह थी कि वह आदमी शहर से लगभग 1.5 घंटे दूर पहाड़ियों के बीच रहता था। उसने उसी सुबह मुझे बताया था कि अगले दिन वह शहर से बाहर जा रहा है। इसीलिए अगर मैं ट्रक देखना चाहता हूं तो उसी रात आना होगा। मैं पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मैंने तय कर लिया कि मुझे ट्रक देखने जाना होगा। ब्रेविस ने मेरे साथ चलने की पेशकश की। ब्रेविस वैसे भी ट्रकों के बारे में काफी जानकारी रखता था, तो उसे साथ ले जाना मेरे लिए फायदेमंद ही होता। तो हमने आगे एक पेट्रोल पंप से कड़वी पुरानी कॉफी ली और रात 9:45 बजे गोदाम से निकल पड़े। रास्ता ज्यादातर 2 लेन वाला हाईवे था, जिसके दोनों तरफ खेत, पेड़ और दूर दराज के पहाड़ थे। रास्ते में कभी कभार ही कोई घर दिखता। मैं गाड़ी चलाता रहा। उस वक्त मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जो गायब हुए लोगों के बारे में था। अजीब है ना? मैंने अपना ट्रक एक छोटे से कस्बे के रेड लाइट पर रोका। सिग्नल लाल था तो मैंने अपना फोन चेक किया। समय हो रहा था रात के 10:02। जीपीएस बता रहा था कि हमें अभी लगभग 20 मिनट और ड्राइव करनी है। मैं सोच ही रहा था कि क्या सच में इतना लंबा सफर तय करके ट्रक देखना सही होगा कि तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ। मेरी गाड़ी बुरी तरह डगमगाने लगी और झटके से दाईं ओर खींचने लगी। मैंने तुरंत स्टीयरिंग पकड़कर ब्रेक लगाया। किसी तरह गाड़ी को काबू में करके मैंने सड़क के किनारे रोका। ब्रेविस झटके से जाग गया और मुझे गालियां देने लगा। मैंने बाहर निकलकर देखा। मेरी गाड़ी के आगे के दोनों टायर्स पूरी तरह से फट चुके थे। यह सिर्फ पंक्चर नहीं था, बल्कि टायरों के परखच्चे उड़ गए थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह हुआ कैसे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अंदर से चीर दिया हो। ब्रेविस ने अपने एक दोस्त को फोन किया जो टोइंग सर्विस में काम करता था। उसने कहा कि वह अपना टो ट्रक लेकर 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो हम टो ट्रक के आने का इंतजार करने लगे और वापस गाड़ी में बैठे। करीब 20 मिनट बाद जब मैं रियर व्यू मिरर में देख रहा था, मुझे किसी का चेहरा पीछे वाले कांच से चिपका हुआ नजर आया, मानो कोई गाड़ी के पीछे वाले कांच से चिपककर हमारी गाड़ी में झांक रहा हो। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने ब्रेविस को बताया तो उसने भी बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। मैंने डरते डरते कार का दरवाजा खोला और आधा बाहर निकलकर आवाज दी, हेलो, कोई है यहां पे? तभी मैंने देखा कि एक लंबा दुबला पतला आदमी धीरे धीरे हमारी गाड़ी की ओर आ रहा था। उसके बाल गंदे थे, कपड़े मैले और चेहरे पर एक अजीब विकृत मुस्कान थी। उसकी चाल में एक भयानक अस्थिरता थी। मैंने उससे कहा, हे, दूर रहो हमसे। लेकिन वह पागल आदमी बिना कुछ बोले ड्राइवर साइड पर आया और झटके से दरवाजा खोला और गाड़ी के अंदर बैठ गया। ब्रेविस ने डर के मारे अपनी तरफ का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर कूद गया। मैंने उस पागल आदमी से गुस्से में कहा, चलो बाहर निकलो यहां से, ये मेरी गाड़ी है। उसने मुझे देखा और बोला, हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती। फिर उसने मेरे कंधे पर जोर से मारा और मुझे धक्का देकर गाड़ी से बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने अपनी जैकेट से कुछ निकाला और हमारी तरफ फेंक दिया। ब्रेविस ने जल्दी से उस चीज को हाथ में उठाया और तुरंत चीख पड़ा। वह एक ताजा कटी हुई बिल्ली का सिर था, जिसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। हम दोनों डर से कांप उठे। ब्रेविस ने एक झटके से उस कटे हुए बिल्ली के सिर को गाड़ी से बाहर फेंका और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। हम भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जल्द से जल्द टो ट्रक वहां आ जाए और हम वहां से निकल सकें। उस आदमी को हमने फिर नहीं देखा। उस रात मैं ट्रक खरीद तो नहीं पाया, लेकिन आज भी उस रात की घटना याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि वह आदमी वह झील ही था। मैं एरॉन। मैं 26 साल का था जब मैंने कुरियर सर्विस के लिए डिलीवरी करना शुरू किया। वर्किंग आवर्स लंबे थे, खासकर पीक सीजन के दौरान। घर रात 9 बजे से पहले पहुंचना बहुत कम ही होता था। मेरी पत्नी दियन को शुरुआत में इससे दिक्कत थी, लेकिन ओवरटाइम के अच्छे पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से हमने एक कार खरीदी और घर के कुछ जरूरी सामान भी जोड़ लिए।
इसीलिए अब मेरी पत्नी को इससे शिकायत नहीं थी। उसे मालूम था घर देर से पहुंचने पर मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। सच कहूं तो यह इतना बुरा काम नहीं था। ज्यादातर समय गाड़ी चलाते हुए, म्यूजिक सुनते हुए और पार्सल छोड़ते हुए गुजरता था। बेशक कभी कभार कोई गुस्सैल कस्टमर या कुत्ता सामने आ जाता था, लेकिन कुल मिलाकर यह काम बुरा नहीं था। इसका एकमात्र हिस्सा जो मुझे नापसंद था वो था देर रात में डिलीवरी करना। 2023 की सर्दियों की शुरुआत में मैं रिज नाम के एक इलाके में डिलीवरी कर रहा था। यह जंगलों के बीच बना एक छोटा सा रिटायरमेंट समुदाय था। दिन में यह समय सुंदर और शांत दिखता था, लेकिन रात में बेहद सुनसान और डरावना हो जाता था। उस दिन मेरी आखिरी 2 डिलीवरीज थीं। पहली आसानी से हो गई, दूसरी डिलीवरी थोड़ी अजीब थी। जिस घर में मुझे वह सामान डिलीवर करना था, उस घर तक जाने के लिए मुख्य सड़क से कम 150 फीट का एक ड्राइववे था। एक कच्चा रास्ता, दोनों तरफ घनी झाड़ियां, अंधेरे में ढका हुआ। मैं किसी तरह गाड़ी उस कच्ची सड़क में लेकर गया। मैंने पैकेज दरवाजे पर छोड़कर उसकी तस्वीर ली और वापस अपने ट्रक की ओर बढ़ने लगा। तभी मैंने देखा कि ट्रक के सामने कुछ हिल रहा है। पहले मैंने सोचा कोई जानवर होगा, फिर लगा शायद कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा कि यह कुछ और ही था। वो चीज बड़ी थी, काफी बड़ी और गहरे काले रंग की। वो आकृति ट्रक के सामने के हिस्से में छुपी हुई थी। उसकी आंखें स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में चमक रही थीं, बिल्कुल बिल्ली की आंखों की तरह। लेकिन परेशानी यह थी कि वो आकृति जमीन से 7 फुट ऊपर थी। उसे देखकर मैं कांप ही उठा। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उम्मीद थी कि वो चीज डर जाएगी और भाग जाएगी, लेकिन वो हिली तक नहीं। वो मुझे देखती रही। फिर मैंने हिम्मत करके उसे डराने के लिए अपना हाथ उठाया, मानो जैसे मैं उसे मार दूंगा, और जोर से चिल्ला के उसे डराने की कोशिश की। लेकिन इसके बजाय वो चीज अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। अब उसकी ऊंचाई कम से कम 8 फुट रही होगी। उसके हाथ बहुत लंबे थे और जिस तरह से वह खड़ा था वह किसी भालू जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटने लगा। तभी सड़क पर अचानक से एक और कार की हेडलाइट्स आईं। जैसे ही रोशनी उस आकृति पर पड़ी, वो चीज तुरंत 4 पैरों पर झुकी और बिजली की तेजी से जंगल की ओर दौड़ गई। उसकी चाल अजीब थी। वो भालू की तरह बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन था बेहद ही भयानक। मैं बिना समय गंवाए ट्रक की ओर भागा और वहां से जितना जल्दी हो सके निकल गया। अगले दिन मैंने अपने कुछ सहकर्मियों से इस बारे में पूछा। उनमें से एक ने कहा कि उसने भी रिच इलाके में कुछ गुर्राहट जैसी अजीब आवाजें सुनी थीं। दूसरे ने कहा कि उसने एक बार सड़क पर भीगी हुई एक औरत को खड़े देखा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पलकें झपकाईं तो वह औरत गायब हो गई। कुछ ही दिनों बाद हमारी कंपनी ने यह नियम बना लिया कि रिज इलाके में 7 बजे बाद कोई डिलीवरी नहीं होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ आने लगी कि शायद उन्होंने भी रिज इलाके में कुछ तो भयानक देखा था। आज भी उस रात को याद करता हूं तो मेरी सांसें अपने आप तेज हो जाती हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कुछ सालों तक EMS यानी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में काम करता रहा। हमारी यूनिट 3 छोटे कस्बों और आसपास के खेत और जंगल वाले इलाके को कवर करती थी। ज्यादातर समय ये काफी शांत रहता था। उस रात मैं अपने पार्टनर टाइलर के साथ था। वह 25 साल का था और उस नौकरी में 2 साल से था। हम दोनों अब तक साथ में ज्यादा शिफ्ट्स नहीं कर पाए थे। रात के करीब 3 AM तक हमारे पास 2 मामूली कॉल्स आए। फिर तीसरा कॉल आया। 28 साल के विंसेंट को सीने में दर्द हो रहा था। हम उनके फार्म हाउस पहुंचे। आमतौर पर उनकी बेटी लिंडा वहां होती थी और हमारे आने से पहले सारी लाइट्स ऑन कर देती थीं। लेकिन उस रात घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई, हे, हम EMS से आए हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैंने अंदर जाकर लाइट्स ऑन की, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसी पुराने मांस की होती है। किचन में फर्श पर खून बिखरा पड़ा था और वो इस तरह फैला था जैसे किसी को घसीट कर अंदर ले जाया गया हो। मैंने तुरंत टाइलर से कहा कि पुलिस को कॉल करो। फिर मैंने टॉर्च उठाई और पिछले दरवाजे से बाहर निकला। खून के निशान आंगन को पार करते हुए पेड़ों की तरफ जा रहे थे।
मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक घर के मोशन सेंसर लाइट्स बंद हो गईं। पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। मैंने टॉर्च से इधर उधर देखा। उसी वक्त मुझे पेड़ों के बीच कुछ हलचल दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कोई लंबा सा साया वहां पर खड़ा हमें देख रहा हो। मैंने तुरंत टाइलर को आवाज लगाई, हे, हमें अभी निकलना होगा। हम धीरे धीरे घर की तरफ लौटे। जब हम उस घर के किचन की खिड़की के पास से गुजरे तो मैंने देखा कि वो आकृति अब और करीब आ चुकी थी। हम सीधे एम्बुलेंस की ओर दौड़े। हमने दौड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन जितनी तेज चल सकते थे हम उतनी तेजी के साथ गाड़ी तक पहुंचे। जैसे ही हम एम्बुलेंस के अंदर बैठे और दरवाजे लॉक किए तो गाड़ी की बॉडी पर खरोचने जैसी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे वो चीज हमारी एम्बुलेंस के चारों ओर घूम रही हो और नाखूनों से कार की बॉडी पर निशान लगा रही हो। करीब 1 मिनट बाद अचानक सब शांत हो गया। हम दोनों बिल्कुल चुप बैठे रहे। करीब 20 मिनट बाद शरीफ की गाड़ी वहां पहुंची। उन्होंने घर की तलाशी ली और विंसेंट को रूट सेलर भंडार कक्ष में पाया, लेकिन मरा हुआ। उसके पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत कई घंटे पहले हो चुकी थी। समस्या यह थी कि 911 कॉल तो सिर्फ 18 मिनट पहले ही आया था। लिंडा पूरी तरह गायब थी। उसका बैग और कार वहीं पर थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। घर और यार्ड में जो भी खून था वह सब विंसेंट का ही था, लेकिन उसे इस तरह फैलाया गया था जैसे जानबूझकर किया गया हो। उस रात हमने जो देखा वह बस एक लंबी अंधेरी आकृति थी। कोई चेहरा नहीं, कोई साफ पहचान भी नहीं, लेकिन यह एहसास बहुत गहरा था। कोई हमें देख रहा था, और वह भी ऐसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है। यह कहानी लिंडा के लापता होने के रहस्य से जुड़ी है। कुछ का मानना है कि लिंडा उस आकृति के साथ भाग गई क्योंकि वह आकृति अक्सर रात में विंसेंट को परेशान करती थी और 911 कॉल वह लिंडा का जाल था, ताकि कोई आकर विंसेंट को वहां से हटा सके। लिंडा की उस रहस्यमयी आकृति से मुलाकात और उसके अचानक गायब हो जाने की कहानी कैयस की झील से हुई मुलाकात के साथ जुड़ती है। झील जिसकी कोई परछाई नहीं थी और लिंडा का दोस्त जिसका कोई चेहरा नहीं था, दोनों एक ही भयानक इकाई के विभिन्न रूप थे जो अलग अलग आयामों में लोगों को अपनी दुनिया में खींचने का काम करते थे। झील लिंडा का वॉचर था। अब जब झील कैयस के साथ इस दुनिया में आ चुका है तो वह केवल उसे ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को ढूंढेगा जिनसे वह दूसरी दुनिया में मिला था। कैयस की लंबी यात्रा अभी शुरू हुई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं झील और लिंडा की रहस्यमय आकृति के बीच के संबंध को और उजागर करूं, या कैयस की आगे की यात्रा को विस्तार दूं?